अस्सलाम वालेकुम। मैं मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिली से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है यूक्रेन किल्स 400 रशियन सोल्जर्स इन वन शॉट। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना। हेलो एंड आई वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह आप देखोगे, चाहे डोमेस्टिक मीडिया देख लो, एक टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन ने एक झटके में बहुत सारे रशियन सोल्जर्स मार दिए। नाउ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि इन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ रशियन सोल्जर्स एक ही अटैक में मार दिए हैं। यूक्रेन के हिसाब से टोटल नंबर है कि 400 रशियन सोल्जर मारे गए हैं, जबकि रशिया ने अभी तक ये क्लेम किया है कि इनके अटैक से 63 के आसपास सोल्जर्स मारे गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया आप अगर देखें तो कह रहा है कि जो रियल नंबर है ये बीच में है। एक सिंगल अटैक में यूक्रेन ने मोस्ट प्रोबब्ली 200 के आसपास रशियन सोल्जर मारे हैं, क्योंकि रशिया भी काफी बार जो अपनी कैजुअलिटीज हैं ये कम रिपोर्ट करता है। और हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर ये वॉर इतनी लंबी चली है अब तक तो हजारों लोग मर गए होंगे, हजारों नहीं। यूएसए के एस्टिमेट के हिसाब से, यूएस गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से इस पूरी यूक्रेन वॉर में अगर हम सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज की बात करें, मैं सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज की बात करें तो यूएस मान के चल रहा है कि 2 लाख मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं। क्योंकि ये वॉर आप अगर देखो तो 10 महीने हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुई है और अभी भी 2023 में लग रहा है कि ये वॉर आराम से कई महीने और चलेगी। तो जहां पर 2 लाख सोल्जर मारे गए, अगर 200 सोल्जर और मर गए तो इसमें न्यूज क्यों बन रही है? न्यूज इसलिए बन रही है क्योंकि सीधा यूक्रेन ने, आप कह लीजिए, रशियन टेरिटरी में घुसकर जहां पर इनके बहुत सारे सोल्जर्स थे वहां पर अटैक किया है अमेरिकन वेपन से। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे जो रशियन सोल्जर्स की डेथ होती है ये यूक्रेनियन टेरिटरी में होती है, या फिर एटलीस्ट उस टेरिटरी में होती है जो रशिया ने अभी तक कब्जा ही नहीं है। और इसलिए ग्लोबल मीडिया इस इवेंट को कवर कर रहा है। और रशिया में आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी आपको बताऊंगा कि ये जो गुस्सा है ये लार्जर पिक्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करेगा। मगर अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि पहली बार ना रशिया में जो सिविलियंस हैं वो भी चाहते हैं कि रशियन गवर्नमेंट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे यूक्रेन को। ऑफ कोर्स कुछ गुस्सा जो है यहाँ पर ये रशियन गवर्नमेंट पे भी है कि एक ही बिल्डिंग में इतने सारे सोल्जर्स आप क्यों रखोगे। हमेशा डेंजर बना रहता है कि अगर मान लो उसी बिल्डिंग को अटैक कर दिया तो इकट्ठा बहुत से सोल्जर मारे जाएंगे। बट मेन रशिया में इस वक्त डिमांड है रिवेंज की, बदले की। नाउ यूक्रेन ने अटैक किया कहां पर है ये पहले जान लो। यहां पर आप देख पाओगे ये अभी के लिए यूक्रेन वॉर का मैप है। ये रशियन फेडरेशन है और ये जो लाल एरिया आप देख रहे हो ये वो एरिया है जो रशिया ने कब्जा लिया है। और जो डोनेस्क रीजन है ना यहाँ पर रशिया का, जो रशिया कहता है कि अब इनका पार्ट है, वहां पर ये जो लोकेशन है यहाँ पर एक बिल्डिंग थी और इसी बिल्डिंग को यूक्रेन की आर्मी ने टारगेट किया हिमार्स से। ना हिमार्स क्या है? हिमार्स एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इंडियन कंटेक्स्ट में आप मान के चल लीजिए तो जिस तरीके से हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसी तरीके से ये हिमार्स भी काम करता है। एक्चुअली आप अगर ओवरऑल बात करें वेट की, रेंज की, तो पिनाका कुछ हद तक बेहतर भी है हिमार्स से। और यहाँ पे आप देख पाओगे छोटी सी वीडियो है पिनाका रॉकेट सिस्टम की। और ऑफ कोर्स ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं मिसाइल, ये हम कर रहे हैं एक फील्ड में, एक ओपन फील्ड में। यूक्रेन काफी बार क्या करता है कि सिंस ये जो पूरा रॉकेट सिस्टम है एक व्हीकल बेस्ड है, ये कहीं भी सिस्टम को ले जाएंगे, जंगलों में छुपा देंगे, काफी बार सड़कों से भी, जी हाँ, आसपास पेड़ होंगे, बीच में सड़क मिल गई, सड़कों से भी काफी बार यूक्रेन की आर्मी ये हिमार्स रॉकेट सिस्टम को लॉन्च कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। यूक्रेन के सोल्जर्स लिटरली पोज करते हुए, रशिया को चेतावनी देते हुए हिमार्स रॉकेट सिस्टम लॉन्च करते हैं। और ये रॉकेट सिस्टम बाय द वे यूएस ने दिए हैं यूक्रेन को। ये बने थे 1990s में, मगर टेक्नोलॉजी इसकी ऐसी है कि आज भी आप 33 साल बाद भी देख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर में ये क्रिटिकल रोल निभा रहे हैं। और एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है कि मगर यूक्रेन अभी तक थका क्यों नहीं है? 10 महीने से ऊपर हो गए, रशिया जैसी मिलिट्री सुपर पावर से ये लोग लड़ रहे हैं, रीजन इसका क्या है? देखो रीजन यहाँ पर ये है कि कांस्टेंट यूएस सपोर्ट मिल रही है यूक्रेन को। आप आंकड़े अगर देखो तो यूएसए ने 113 बिलियन डॉलर्स दिए हैं यूक्रेन को। इंडिया का टोटल जो डिफेंस बजट है ये 77 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। फिर यूके का, रशिया का, फ्रांस, जर्मनी, किसी कंट्री के, यूएस और चाइना को छोड़कर किसी कंट्री के डिफेंस बजट से आप इस आंकड़े को कंपेयर कर नहीं सकते। एक्चुअली आप अगर चाइना के बजट को भी देखो ना
तो चाइना इंडिया का जो बजट है उसमें एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जाता है सोल्जर्स की सैलरी और रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफिसर्स की पेंशन पे। वेराज यूएस ने जो ये पैसा दिया है यूक्रेन को, इसका 90% सीधा गया है वेपन्स प्रोक्योरमेंट में। तो यूक्रेन ऑल्दो एक छोटा देश है, छोटी मिलिट्री है, मगर इनके पास वेपन्स बहुत सारे हैं, एम्यूनेशन की कोई कमी नहीं है यूक्रेन के पास। वेराज रशियन साइड को आप अगर देखें तो लगातार यहाँ पर एम्यूनेशन भी खत्म हो रहा है। अब कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि रशिया को हो सकता है कि 1980s के जमाने का जो एम्यूनेशन है, जो पुराना इनके पास असला बारूद पड़ा है, जो पता नहीं काम करेगा भी या नहीं करेगा, वो भी इस्तेमाल करना पड़े। और सिंस अब यूक्रेन लगातार रशिया के सोल्जर्स, इनकी जो प्रॉपर ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो रशिया मानता है कि रशियन फेडरेशन का पार्ट है, वहां पर ये लोग आराम से रशियन सोल्जर्स को मार रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो इसलिए अब रशिया में हम देख रहे हैं एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है सुपर कॉम्बैट को लेकर, जहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात ओपनली की जा रही है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, रशिया का सरकारी मीडिया है, वहां पर बातचीत हो रही थी इस बात को लेकर कि क्या यूक्रेन पर इनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने चाहिए। और एक इनके मिलिट्री ऑफिसर ने यहां पर यह कहा कि देखिए ये बेस्ट टाइम है, सर्दियों का बेस्ट टाइम है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पर गिरने का। इन्होंने स्टडी करी है यहाँ पर हाइड्रोलॉजी, किस तरीके से नदियां बहती हैं यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर दे यूक्रेन पर। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। А вы, товарищ подполковник, как относитесь к идее применения тактического ядерного оружия? Ну, положительно. Вы знаете, мы даже в нулевые годы проводили исследования в этом отношении, и я вам так скажу, что при определенных гидрометеорологических параметрах атмосферы и суши, метеорологии суши, эффективность тактического ядерного оружия можно повышать, ну, как минимум 6-8 раз. Это очень серьезная тема, и, конечно, с точки зрения погодного фактора это тоже значимо. Ну, а что касается вообще истории применения, то, ну, понятное дело, что применение тактического ядерного оружия может в корне изменить боевую обстановку. Ну, и я напомню, что вообще-то и производство, и само применение этого оружия, оно не регламентируется никакими международными договоренностями. Здесь у всех руки развязаны, ну, за исключением разве ना रशियन मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्ली 2000s में इन्होंने इस बात पर स्टडी भी करी थी कि यूक्रेन का जो ये प्राइमरी एरिया है, यहाँ पर सर्दियों के टाइम में अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या हवाओं का जो बहाव है उससे रेडिएशन रशिया के इलाकों में फैल जाएगा, या फिर जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब वेदर इस तरीके का हो चुका है, यहाँ पर स्नो ऐसी हो रही है कि पहली बात तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसकी पोटेंसी होती है, आप मान के चल लीजिए 1 किलो टन से भी कम, 1 या 2 किलो टन के आसपास, जो हिरोशिमा नागासाकी में यूज किया था यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में, उन वेपन्स की पावर थी 12 से लेकर 21 किलो टन। तो बहुत ही छोटे स्केल का अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल करता है इस बर्फ वाले वेदर में, तो रशियन ऑफिसर्स के हिसाब से उसकी पावर, उसकी पोटेंसी 6 से लेकर 8 गुना बढ़ सकती है। उसके अलावा जो न्यूक्लियर फॉलआउट होगा, जो रेडिएशन होगी, वो रशियन इलाकों में पहुंचने का खतरा बहुत कम होगा। तो रशियन मिलिट्री, रशियन सोल्जर्स की अगर मैं बात देखूं, जो इनके इंटरव्यू है उनको मैं एनालाइज करूं, तो बिल्कुल इनकी तरफ से एक 100% हरी झंडी ये दिखा चुके हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर दो, नहीं तो यूक्रेन लिटरली रशिया के सर पे नाचेगा। क्योंकि यूएसए की तरफ से वेपन्स की अनलिमिटेड सप्लाई है, रशिया के पास एक टाइम पे आकर वेपन्स की एम्यूनेशन की कमी होगी, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही ऐसे टाइम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ी कर सकता है। मगर यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉपुलेशन को ना आपको लेना होगा कॉन्फिडेंस में। अभी के लिए बहुत से सर्वेज हुए हैं जहां पर हमको ये पता लगा है कि रशिया में ही बहुत ही बड़ी आबादी है, वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने चाहिए। जब रशिया की आबादी से पूछा गया कि सीधा डायरेक्टली रशिया यूज कर दे न्यूक्लियर वेपन्स, तो यहाँ पर सिर्फ 3% के आसपास लोगों ने कहा कि हाँ डायरेक्टली यूज कर लो। हालांकि मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि आम आदमी के दिमाग में आता है कि हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था, जिस तरीके से सिविलियंस को बॉम्ब किया गया था, वैसे किया जाएगा। इवन दो क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफिकली ऐड करी गई कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की हम बात कर रहे हैं, मगर आम आदमी को इतना क्लैरिटी में पता होता नहीं है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की एबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत कम आबादी है रशिया में जो अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के समर्थन में है। मगर ये जो सर्वे है ये नवंबर महीने के हैं। जैसे जैसे ऐसी रिपोर्ट सामने आएगी
कि यूक्रेन अब रशियन सोल्जर्स को लगातार मार रहा है। रशिया में आप देखोगे इनकी आबादी में भी ना एक चेंज ऑफ ओपिनियन आएगा कि हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जितने रशियंस यहाँ पर मरेंगे पुतिन फिर और ज्यादा रशियन लोगों को, रशियन सिविलियंस को अपनी सेना में फिर से डाल देंगे। तो अभी देखो एक कंसेंसस बनाया जा रहा है। तो जैसे ही रशिया की आबादी में भी इस बात को लेकर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, मैं कहता हूं 20-25% लोग भी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा दो यूक्रेन पर, रशिया ये बड़ा स्टेप ले लेगा ना। इंडिया की वैसे अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या रोल है, इसका हम पर इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखो अगर रशिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिए, हालांकि लीगल ग्राउंड्स पे ये किसी ट्रीटी का वायलेशन होगा नहीं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में कोई प्रॉपर ट्रीटी है नहीं इंटरनेशनली। इंडिया ने क्लियरली रशिया को ये कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज मत करिएगा, हम उस केस में न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। ये बात यूएसए की CIA के चीफ खुद कह चुके हैं कि पीएम मोदी के जो व्यूज हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, इसने एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डाला रशिया पर। रशिया पहले भी सोच रहा था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ये लोग यूज कर देंगे, मगर इंडिया और काफी हद तक चाइना का भी जो दबाव है उसकी वजह से रशिया ने ऐसा किया नहीं है। बट जो स्थिति अभी बन रही है यूक्रेन वॉर में, जिस तरीके से यूएस एक अनलिमिटेड सप्लाई दे रहा है यूक्रेन को, इवेंचुअली ये वॉर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के यूज की तरफ ही बढ़ रही है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, यूजुअली अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट होता है 10%। बड़ी जानकारी से भरी वीडियो थी यार, मजेदार वीडियो थी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत सर को सलाम पेश करता हूँ कि इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी उसने इस वीडियो में। तो ये तो हकीकत आपकी रुस्तार भाई बात है कि जो वर्ल्ड वार 3 होने जा रही है और 2023 में तो एटमी ताकत का इस्तेमाल बात कर रहा था उस डगर पर रशिया चल पड़ा है। जैसे यूक्रेन को रशिया अमेरिका दे रहा है हथियार और मदद कर रहा है, तो ये भी एटमी ताकत वो हमला करेगी जो उसके फौजी भी बयान दे रहे थे। मैं कहता हूँ 2023 में भी अटैक करेगा रशिया। असल में तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये छोटी सी झड़पें इस पूरे वर्ल्ड को इतनी महंगाई के आलम में लेकर आई है, और जब ये रशिया यूक्रेन पर हमला करता है उसके असरात पूरी दुनिया में होंगे, और भाई कोई भी गरीब मुल्क इसका खामियाजा नहीं बात कर रहे हैं। भाई हमें तो इस मुल्क में रहते हैं तो हम अपनी बात करेंगे कि हमारे जैसे कई गरीब मुल्क हैं जो महंगाई के आलम को की चक्की में पिस जाएंगे। ना अभी तक ये जितना मैं भी इस चीज पर हैरान था। मैं अक्सर मुझसे 2-4 दोस्त ने पूछा कि वो टच नहीं है अपना सोशल मीडिया, तो उन्होंने सुन रखा था कि रशिया यूक्रेन की वार अभी तक चली है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि यार आप तो टच है, तो अभी तक ये क्यों नहीं हल हो रही? हालांकि रशिया तो इतना पावरफुल कंट्री है और तो उसके सामने मेरा भी ये दिल करता था कि इतना बड़ी सुपर पावर, इतनी उसके पास हथियार, तो वो एक छोटा सा मुल्क यूक्रेन को नहीं। लेकिन असल वजह समझिए, देख लें 450 बिलियन, मैंने जो काउंट किया था ना, रफली काउंट किया था 400 से ऊपर ही कुछ बिलियन, 113 बिलियन डॉलर तो सिर्फ यूएस ने दिए हैं जिसकी वजह से अभी तक टिका हुआ है जो यूक्रेन। और पाकिस्तान को अभी मिल जाए ना 5-6 बिलियन डॉलर, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, तो वो देख लें कि 400 बिलियन। तो जो इतना रुपया पानी की तरह बहा रहा है ये अमेरिका, तो उसमें अपना अमेरिका का फायदा है। अमेरिका भाई इसमें अमेरिका का क्या? और यार अब खत्म हो रहे हैं इसके पास, रशिया के पास एनिमेशन खत्म हो रही है। अच्छा, रशिया कमजोर हो रहा है, रशिया हर लिहाज से आइसोलेट कर रहा है, पूरी दुनिया से जुदा हो रहा है। पर उसका जो सारे कारोबार है वो, क्योंकि एक वक्त रशिया ही था या चाइना है इकोनॉमिकली वो थोड़ा सा टक्कर देता है, या फिर रशिया था जो पावर के लिहाज से इसको टक्कर देता था। अच्छा मेरी तो बात सुने, जब रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पर, उसका तो टारगेट अमेरिका भी होगा। नहीं, ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बता रहे थे सर, प्रशांत सर बता रहे थे, इस समय यही बता रहे थे कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो आपके सिलेक्टेड एरिया और सिलेक्टेड पर्सन के लिहाज से होते हैं, और उसकी जो पावर वो कम होती है, बता रहे हैं। क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे ना बॉम्ब्स, उनकी जो पावर थी वो 11 से 20 या 22 तक बताया प्रशांत सर ने कि वो किलो टन तक थे। लेकिन ये 1 या 2 किलो टन के होंगे, जो कि बहुत थोड़ी मकदार के होंगे। ये सिर्फ स्पेसिफाइड
जगह और स्पेसिफाइड पर्सन्स को इंजर्ड करने के लिए, मारने के लिए बनाया जाएगा। तो लोकल आवाम को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इतना ज्यादा जो हमें जरूर, लेकिन साथ भाई हमें जो तासुर दिया जाता है जब पाकिस्तान और इंडिया की वार होगी और 8वीं ताकत चलेगी तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। वो तो बढ़िया ना, वो टैक्टिकल नहीं ना होंगे। अच्छा, वो टैक्टिकल नहीं होंगे, वो तो बड़े होंगे। शायद पाकिस्तान के इंडिया के पास हों ऐसे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ये यूज नहीं करेगा। जब एंड वाली बात होगी तो फिर मजबूरन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो कंजर किस्म के जो फॉरेन मिनिस्टर वो सबसे पहले करते सॉरी गला थोड़ा सा खराब है सर्दी की वजह से, वो सबसे पहले करते ही न्यूक्लियर वार की बात करते हैं, सबसे पहले एंड वाली बात पहले कर देते हैं। तो 2023 तो मैं कहता हूँ बहुत खौफनाक साल होने वाला है। तो हम तो कह देते हैं हमारे यहाँ बहुत खुशियां मनाएंगे, पूरे वर्ल्ड में खुशियां मनाई गई हैं। तो मैं कहता हूँ ये बहुत खौफनाक साल है। और किसकी आप पेशगोई बता रहे थे कि वर्ल्ड वार 3 सामिया खान वो हमारी पाकिस्तान की बड़ी मशहूर तरीन एस्ट्रोलॉजर हैं। उसकी तकरीबन 95% पेशन गोइयां जो है ना, अच्छा 95% के लिहाज से उसकी पेशन गोइयां ठीक हुई हैं। और उसने इमरान खान के बारे में कहा था कि आप जो जुलूस, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक छोटे कि आप ये जो जुलूस आप निकाल रहे हैं, ये जो आप मार्च लेकर चल रहे हैं, ये आपका सेफली नहीं होगा, मतलब आप ये मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। वही हुआ, सेफली नहीं उनको रोका। मैं तो नहीं ऐसी पेशगोइयों को मानता, कोई हकीकत भी हो सकती है, कोई झूठ भी हो सकती, पर ये उनका अपना इल्म है। लेकिन वो जो 5-10% है वो क्या है, वही चीज ये है कि वही तकदीर है, ये कुछ भी हो सकता है। ये तो इनकी अपनी पेशन गोइयां, लेकिन उसकी पेशन गोइयां काफी दुरुस्त साबित होती है, हो सकती हैं। और ये जो अगर ये वार होती है, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है रशिया, तो सारी बात है फिर मिर्चें लगेंगी, अमेरिका को भी मिर्चें लगेंगी, सारे पूरे यूरोप को मिर्चें लगेंगी, और लगनी भी चाहिए। तो मैं आपकी बात, जो आप मुझसे बात करते थे कि यूरोप में बुरहान आएगा उस तरफ भाई देख लेना बढ़ रहा है ये कदम जो रशिया, क्योंकि इसके नजदीक है पोलैंड वगैरह इस तरह के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ आपको याद अच्छा जब फायर हुआ है, मिसाइल गया है, जब हर चीज रशिया से जाती है, गैस सारे पूरे यूरोप को रशिया की तरफ से जाती है, तेल रशिया देता है, गेहूं रशिया और यूक्रेन से जाती है, जब ये दो मुल्क तबाह हो जाएंगे तो पूरी दुनिया का निजाम खराब हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म होने के करीब। यूरोप जब खत्म हो जाएगा, मैं कहता हूँ आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, खत्म बिल्कुल वाकई। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो भाई ये मोदी तो ये भी पेशगोई की गई है ना कि 2023 में सबसे ज्यादा जो महंगाई की लहर आने जा रही है ना, वो 2023 में है। वो इंडिया की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि इंडिया भी इसमें डिफेक्ट होगा। सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो में मुझे नजर आई वो थी मोदी जी की पावर। मोदी जी ने कहा कि आप अगर ये यूज करेंगे तो हम न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे, जिसकी वजह से अभी तक प्यूटन नहीं कर रहा, नहीं तो इतनी लंबी उसने वार नहीं खींचनी थी, उसने यूज कर देते थे ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। वो सिर्फ नहीं कर रहा अपने फ्रेंडली कंट्रीज की वजह, कुछ प्रेशर चाइना का है, कुछ और बहुत ज़्यादा प्रेशर मोदी जी का। जब मोदी जी ने मना कर दिया तो वो मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर उसके खमियाजा भी खुद भुगतेंगे। आपके जो उस फौजियों की गुफ्तगू हो रही थी, इरादे तो हैं भी उनके कि आप एटमी ताकत की हमला करें, लेकिन असल में नुकसान होगा, इससे बचना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।